वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या और वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत उस्तिकी। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और बात आज होने वाली है मिड कैप स्मॉल कैप फंड की, जिसमें से कौन विजेता है और किस तरह से इस कैटेगरी ने निवेशकों को बम्पर रिटर्न भी कमा कर दिया है। तो हेमंत जी, ये बताएं सबसे पहले, जो हम परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी देख रहे हैं, ये इसके पीछे क्या वजह है? और जो भी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप में मुनाफा देख रहे हैं, रिटर्न देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? जी कविता, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक अगर हम ओवर ए लॉन्गर पीरियड भी देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। ये बात सही है क्योंकि ये दोनों सेगमेंट में हमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम पिछले साल में कंपेयर करें तो शायद अगर हम देखें, निफ्टी जो है करीब 4-4.5% ऊपर था, और जो मिड कैप वो जो फ्लैटिश था, और स्मॉल कैप थोड़ा सा नेगेटिव था। तो पिछले साल में ऑब्वियसली जिन फंड ने रिटर्न दिया, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनकी स्टॉक सिलेक्शन कैसी है, उनकी जो कॉल है सेक्टर पे, और क्या उन्होंने इंडस्ट्री लीडर्स को चुना है, किस तरह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो काम की है। तो ऐसे डिफिकल्ट समय में ऑब्वियसली वो स्ट्रेटजी और फिलॉसफी बहुत काम आती है। लेकिन मुझे लगता है आगे जाके जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी होने वाली पूरी दुनिया में, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, तो ऐसे समय में और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो का डेफिनेटली हिस्सा होना चाहिए। बट आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपोजर उसमें कितना हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट डेफिनेटली उनका रोल है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये दोनों सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आज हम कुछ चुनिंदा फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हम परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो मिड कैप कैटेगरी का जिक्र हम पहले करेंगे। अर्नव जी, कौन कौन से फंड्स आपको लगता है इस कैटेगरी में कमाल कर पा रहे हैं और क्यों? देखिए, ये मिड कैप कैटेगरी में काफी सारे फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनके पास अलग अलग स्ट्रैटेजी भी है। तो मेरे हिसाब से अगर हम 4-5 फंड के बारे में देखें तो क्वांट का मिड कैप फंड अच्छा कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी मिड कैप एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, कोटक का इमर्जिंग एक्विटीज है, और आईसीआईसीआई प्रू का जो मिड कैप फंड है। ये 5 फंडों ने काफी सारा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अगर हम परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात करें तो देखिए, अगर आप एक साल के बारे में देखेंगे तो वर्चुअली ये जो अच्छे फंड्स है उन्होंने अप टू 10% का रिटर्न दिया है। क्वांट का थोड़ा ज्यादा है एक साल के लिए। लेकिन जब हम 3 साल के बारे में बात करें, क्योंकि ये एक रीजनेबल पीरियड होता है जस्ट फॉर स्टेइंग इन्वेस्टेड, क्योंकि नॉर्मली जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करें, आपका आउटलुक एटलीस्ट 5 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल का के बारे में देखें, जो एक अच्छा पीरियड था, क्योंकि कोविड के बाद जो रैली आई है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें हमने देखा है कि ये जो 4 फंड है क्वांट के अलावा, उनका रिटर्न कंपाउंडेड एनुअली 21 और 23% के बीच रहा है। यानी कि जो अच्छे फंड्स है उन्होंने 20% प्लस रिटर्न दिए हैं। क्वांट का फंड है उसने ज्यादा दिया है। लेकिन ये कैटेगरी में जो अच्छे फंड है उन्होंने 20% पर एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न दिया है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें स्ट्रैटेजी क्या इन्होंने अपनाई है वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कई फंड ऐसे हैं जो कंजर्वेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोटक का इमर्जिंग एक्विटीज फंड है, वो एक प्योर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। क्योंकि अगर हम उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो वो 3% है। यानी कि पूरे साल में उन्होंने सिर्फ 3% का पोर्टफोलियो उन्होंने बदला हुआ है। सिमिलरली जो एचडीएफसी का मिड कैप फंड है उसमें भी उसका टर्नओवर रेशियो काफी कम है, 15% है। इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है उस पे उनके रिटर्न्स आधारित होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सामने जब हम मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड देखे तो वो क्या करता है कि वो एक एग्रेसिव पोजीशन लेता है उनके टॉप होल्डिंग में। फॉर एग्जांपल ये फंड के टॉप 3 होल्डिंग्स जो है उसका एक्सपोजर 10-10% है, जबकि दूसरे फंड्स अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई का या कोटक इमर्जिंग एक्विटीज या एचडीएफसी, तो उनका जो टॉप होल्डिंग है वो 4% से ज्यादा नहीं जाता, तो 4% के आसपास रहता है।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, और यहाँ पर अगर उसके टॉप होल्डिंग्स अच्छा करते हैं तो फंड अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये एक चीज है। अगर हम क्वांट की फंड के बारे में बात करें तो वो कंसिस्टेंटली अपने स्टॉक सिलेक्शन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि नॉट ओनली एक साल में उसका अराउंड 16% रिटर्न है, लेकिन 3 साल में भी अराउंड 36% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है, और वो ये स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से है। वो भी थोड़ा एग्रेसिव है इन द सेंस कि उसका टॉप होल्डिंग अराउंड 7% तक जाता है। पर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टर को कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देके यहाँ पर अपना निर्णय ना ले, क्योंकि ये जो फैक्टर्स मैंने बताए इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर रेशियो और किस प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। हेमंत जी, आपकी लिस्ट में कौन से हैं मिड कैप के धुरंधर? देखिए कविता, आई थिंक काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट 3 फंड जो मुझे लगता है कि काफ़ी कंसिस्टेंटली और जिनमें अच्छा पोटेंशियल है परफॉर्म करने का, वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। अगेन आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तीनों में, जैसे अभी बात की कि तीनों की स्ट्रैटेजी फिलॉसफी अलग है। और जैसे मैंने पहले कहा, देखिए अभी क्या है कि मिड कैप की जो डेफिनेशन है वो है 150 कंपनीज है, मतलब 101 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से, और 250th कंपनी। पहले क्या हुआ करता था कि फंड मैनेजर की अपनी डेफिनेशन हुआ करती थी मिड कैप की। अभी जो आपका यूनिवर्स है वो डिफाइंड है, तो जो मेजर डिफरेंशिएशन आएगा ऑफ कोर्स स्टॉक सिलेक्शन में तो आएगा ही, आपकी क्या फिलॉसफी है उसमें तो आएगा ही। आपकी जो होल्डिंग परसेंटेज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप की हमने बात की, टॉप 10 कंपनीज जो है वो 60% इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है। तो क्लियरली वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो इंडस्ट्री लीडर्स को देखते हैं। और कोटक इमर्जिंग में बाय एंड होल्ड तो ऑफ कोर्स है ही, बट आई थिंक उसकी सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि एडवांटेज जो है और उनका जो अचीवमेंट है वो ये है कि जो रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न है उनकी वो काफी सुपीरियर है एवरेज से। और अगर हम एचडीएफसी मिड कैप की बात करें, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और ये बहुत बड़ा फंड है। देखिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि 35,000 करोड़ का इसका एयूएम है। उसके बाद भी अगर हम इनकी जो एवरेज वेटेड मार्केट कैप देखें तो वो जो एवरेज मार्केट कैप है उस पीयर ग्रुप की उससे कम है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो भी फंड ऑनगोइंग बेसिस पे, सस्टेनेबल बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें देखना है, जैसे अगर हम एक कंसंट्रेटेड बेट की बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो आपको ये समझना होगा कि उसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। वेल डाइवर्सिफाइड में ऑफ कोर्स आप फिलॉसफी देखिए, आप स्टॉक सिलेक्शन देखिए, और आई थिंक इन्हीं कारणों से आपको जो मेजर डिफरेंशिएशन जो है मिड कैप फंड्स में नजर आएगा। चलिए, तो मिड कैप की तो हमने बात कर ली है। अर्णव जी, स्मॉल कैप की ओर रुख करते हैं। बताएं स्मॉल कैप के ऐसे कौन से नगीने हैं जो कमाई दे रहे हैं? देखिए, स्मॉल कैप की कैटेगरी में 3 जो फंड मेरे हिसाब से लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, वो है एक निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, और जो आईसीआईसीआई प्रू का स्मॉल कैप फंड है। तो अब इसमें एक बार फिर से बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, क्योंकि सिचुएशन इनको जो फेस कर रहे हैं वो भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निप्पॉन के बारे में बात करें, उसका स्मॉल कैप फंड, तो उसका जो एयूएम है वो 23,000 करोड़ है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, खास करके स्मॉल कैप फंड के लिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप है उनका जो हर एक स्क्रिप्ट का जो मार्केट कैप है वो काफी कम होता है, तो उसमें लिक्विड अमाउंट्स लेना इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि अगर आप निप्पॉन का पोर्टफोलियो देखें तो उसमें ओवर 150 होल्डिंग्स है, और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनका जो टॉप होल्डिंग है वो 3% से ज्यादा नहीं जाता। तो इतना बड़ा एयूएम के लिए उन्होंने इतने सारे होल्डिंग्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो निप्पॉन का फंड है उसने रिस्क कम करने की कोशिश की है, लेकिन जब एक ओवरऑल स्मॉल कैप सेगमेंट में रैली आती है तब ये अच्छा ज्यादा परफॉर्म करता है। इसके सामने एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है वो उसका एयूएम 15,000 करोड़ का ही है, लेकिन उसने भी उसका जो होल्डिंग्स है वो अराउंड 50 स्टॉक्स का है। तो प्रू आईसीआईसीआई का भी अराउंड 50 स्टॉक्स है। तो ये 2 फंड जो है वो अपने स्टॉक सिलेक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वहां पर जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया है उसमें किस प्रकार से स्टॉक को सिलेक्ट किया गया है, किस प्रकार और कितना लंबे समय तक इसका होल्डिंग है, और
कौन से अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर शामिल किए हैं वो ज्यादा मायने रखता है। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो एसबीआई का जो टर्नओवर रेशियो है वो थोड़ा कम है एट 11% और आईसीआईसीआई का अराउंड 30% है। तो ये दो चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन ये तीन जो फंड्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ रिस्क कम होते हैं और उन्होंने एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट की है कि पूरे जो स्मॉल कैप यूनिवर्स है, क्योंकि इसका यूनिवर्स बहुत ज्यादा है, 250 के बाद जो भी स्टॉक आते हैं वो स्मॉल कैप में आ जाते हैं, तो कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाए और किस प्रकार से सेक्टर को भी वेटेज दी जाए, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट। हेमंत जी, आपके कौन से होंगे फंड स्मॉल कैप में जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? कविता, 3 फंड है यहाँ पे। आई थिंक 2 फंड्स जो अर्नब ने कहा वो कॉमन है, निपॉन स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और तीसरा फंड जो मेरी लिस्ट में है वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप। थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा दोनों फंड्स के बारे में। जो अर्नब ने बात की बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो क्यों फंड अच्छा कर रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे अगर हम निपॉन की स्मॉल कैप की बात करें तो उनका एक इंटरनल एक मेथडोलॉजी है, वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं जिसको फंड केसिंग गाइडलाइन बोलते हैं, जहाँ पे वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स को देखते हैं। और इस फंड के लिए उन्होंने 200 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स बनाया है जिसमें से उन्होंने उन स्टॉक्स को चुना है। और इनका जो थोड़ा बायस है वो वैल्यू और कॉन्ट्रा पे रहा है, इसी कारण से आई थिंक वो जो अल्फा जो है वो जनरेट कर पाए हैं। एसबीआई में वो बेसिकली कोशिश करते हैं इस फंड में कि वो किसी भी स्टॉक को इनिशियल स्टेज में, किसी कंपनी को जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है उसको इनिशियल फेज में आइडेंटिफाई करें और उसको होल्ड करते हैं जब तक उनको लगे कि इसका पोटेंशियल फुली रियलाइज नहीं हुआ। ऑब्वियसली उसके अलावा जो कुछ फैक्टर जो वो ध्यान देते हैं वो ये देखते हैं कि बिजनेस उसका कितना स्केलेबल है। एचडीएफसी में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उनका जो आई थिंक सिलेक्शन जो प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, वो काफी रोबस्ट है, काफी स्ट्रांग है, और हमेशा उनकी कोशिश ये रहती है कि जिस भी क्वालिटी स्टॉक को ले वो रीजनेबल प्राइस पे ले। और वहां पे भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती हैं कि वो उनका बिजनेस क्या निश बिजनेस है या किस तरीके से वो उनको एडवांटेज है बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है ना वो काफ़ी बड़ा है। मतलब 250 फर्स्ट कंपनी मार्केट कैप से लेके जो बाकी पूरी मार्केट है, जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी जो है स्मॉल कैप में आती हैं। तो बहुत ही ध्यान से स्टॉक सिलेक्शन करनी पड़ती है। वहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू होता है। वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी कंपनी है वो डिसअपीयर भी हो सकती हैं सीन से अगर वो अच्छा नहीं करें। तो इसीलिए ज़्यादातर जो फंड हैं जो अच्छा कर रहे हैं उन्होंने एक अपना यूनिवर्स इंटरनली डिफाइन किया है, जिसमें से ही, क्योंकि उसको ये काफ़ी सारी कंपनियां जो अंडर रिसर्च भी रहती है तो उसके ऊपर बहुत ध्यान से वो स्टडी करते हैं और फिर उसी यूनिवर्स में से वो फंड सिलेक्शन करते हैं। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर जब आप अपने पोर्टफोलियो में किसी स्मॉल कैप फंड को लें तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि स्टॉक सिलेक्शन वहाँ पे कैसा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे लगता है जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं जहाँ पे मिनिमम 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होना ही है, तो वैसे फंड्स को भी आप देख सकते हैं। बट अगर आप में क्षमता है कि आप उसको एनालाइज कर सकते हैं तो देखिए किस तरह के स्टॉक्स हैं, किस तरह की लिक्विडिटी है, और कहीं ना कहीं वो आपको फंड की कंसिस्टेंसी जो है परफॉर्मेंस में और स्टॉक सिलेक्शन में वो दिख जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है बोथ इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन एंड एक्सपोजर। बट अगेन ये सेगमेंट ऐसा है जिसने बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म के रिटर्न दिए, तो वही पैसा लगाइए जो काफी समय तक आपको उसकी जरूरत नहीं है, बट मॉनिटर करते रहिए उसकी प्रोग्रेस को ताकि आप सही मायने में जो स्मॉल कैप का पोटेंशियल है उसका फायदा उठा सकें। और राइट, चलिए तो विस्तार से हमने मिड कैप स्मॉल कैप में कौन कौन से फंड्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस पर बात कर ली है। लेकिन अगर आप भी अपने किसी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप अपने फंड्स की डिटेल्स, अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं और हम एक एक करके आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट से दिलाएंगे आपको सही और सटीक सलाह। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है जुड़ने का हमारे दर्शकों के साथ, और देखिए नंबर भी जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और मिस्टर CS खन्ना साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। खन्ना साहब नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार, बहुत अच्छा जी। हेलो, बताइए सर। नमस्कार। जी सर, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल आ रही है। नमस्कार सर। रिस्क और मीडियम रिस्क में 30,000 की SIP करना चाहता हूँ और टाइम लिमिट कोई नहीं है और इंक्रीज भी कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ सर हाई रिस्क और मीडियम रिस्क आप ले रहे हैं, अपने ले रहे हैं या पोर्टफोलियो का सवाल किसी और के लिए है? नहीं, अपने लिए है और
अपने पोतियों के लिए मतलब कि ग्रैंड डॉटर वगैरह के लिए, जो लंबे टाइम के लिए लॉन्ग चलिए, पीरियड। तो अभी जो निवेश करना चाहते हैं वो आपने पोता पोती के लिए आप करना चाहते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। हेमंत जी, ये सवाल आपके लिए है। जी कविता, आई थिंक खन्ना साहब ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं फिर भी चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम होराइजन अगर डिफाइन करके चले तो ठीक है, क्योंकि वो बात सही है कि लॉन्ग टर्म है, और थोड़ा डिफाइन कर लीजिए कि 10 साल या 15 साल कितने साल तक आपको वहाँ पे रहना है। इन्होंने कहा कि इनको एक हाई रिस्क और मीडियम रिस्क का पोर्टफोलियो बनाना है, तो आई थिंक मुझे लगता है क्योंकि लॉन्ग टर्म होराइजन है तो एक मिक्स बनाइए। इक्विटी, जैसा कि हम जानते हैं, एग्रेसिव एसेट क्लास है, लेकिन अगर सही फंड चुने तो काफ़ी अच्छे पोटेंशियल है उसमें रिटर्न्स के, और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है उन दोनों का आप मिक्स ले सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि 30,000 रुपये इनको इन्वेस्ट करना है, तो मैं चाहूँगा कि ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, जिसमें वो 8,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक फंड होगा जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का होगा। उसके अलावा निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, तीनों सेगमेंट में 25% का इन्वेस्टमेंट होगा, और आई थिंक लार्ज कैप में करीब 40% है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस फंड की, तो उसमें 8,000 आप इन्वेस्ट कीजिए। और लार्ज एंड मिड में आप SBI लार्ज एंड मिड में आप 7,000 इन्वेस्ट कीजिए। और एक फ्लेक्सी कैप में ऐसा फंड जहाँ पे कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं, तो जैसे कोटक का जो फोकस फंड है उसमें आप 7,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, जिस तरह का आपका एक्सपोजर डिफरेंट सेगमेंट में होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि ये आगे जाके पैसा बढ़ा भी सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट जब भी आप इंक्रीमेंटल पैसा SIP के द्वारा बढ़ाते हैं तो आपके रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और सही मायने में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका फायदा होता है। तो इसी फंड में आप आगे जाके आप एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, मॉनिटर करेंगे। हमने शुरुआत इससे की, आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी की है, फंड की नहीं है। फंड पे हमेशा ध्यान रखिए, कंसिस्टेंटली जब तक परफॉर्म करना है आप रखिए, नहीं तो फिर आपको थोड़ा समय देके बदलाव करना होगा। चलिए, यहाँ पर CS खन्ना साहब कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी को? नहीं, बस ठीक है, सेटिस्फेक्शन होगी मेरे को, क्योंकि मैं लंबे पीरियड 10 से 15 साल तक के लिए करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, और इसी लंबे समय का फ़ायदा आपको मिलता है, जहाँ पर अगर आप अपने निवेश की राशि बढ़ाएं तो आपको और फ़ायदा हो सकता है, और साथ ही लंबे समय में कंपाउंडिंग एक बेहतरीन ज़रिया है कमाई का। आगे बढ़ते हैं। क्या अजय पवार साहब फ़ोन लाइन पर है मेरे साथ? चलिए, अभिजीत जायसवाल का सवाल मैं लूँगी, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है लखीमपुर से, और कैनरा रेबेको स्मॉल कैप, SBI का स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट का भी स्मॉल कैप इनके पास है। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ अभिजीत जुड़ गए हैं। अभिजीत नमस्कार। जी गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल सर? अच्छा हूँ मैम। आपने ये बताएं, सारे स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं अभिजीत? जी मैम, मुझे इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन के पर्पज से है मैम, इसलिए मैंने सारे स्मॉल कैप फंड ही रखा है। अच्छा, आप जोखिम समझते हैं? जी मैम, मुझे इसके बारे में पता है कि मतलब रिस्की रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मैम मेरा 30 इयर्स का टाइम होराइजन है, तो मेरे ख्याल से इतने लॉन्ग टाइम पे तो मुझे निगेटिव रिटर्न तो नहीं देंगे ये सारे फंड। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपने इतने सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं, 4 फंड डाले हैं, चारों स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है? मैम एक्चुअली में देखिएगा तो जो भी स्मॉल कैप फंड है उसमें 60% करीब उसमें रहता है स्मॉल कैप फंड में, बाकी लार्ज कैप में रहता है और मिड कैप में भी रहता है। तो डाइवर्सिफाइड है, 10% से लेके 15% तक तो डाइवर्सिफाइड है, मतलब लार्ज कैप में भी है और मिड कैप में भी है। तो मैम मुझे यही लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर अपन को अच्छे से वेल्थ क्रिएट करना है अपना, तो फिर तो स्मॉल कैप बेस्ट है मैम। हाँ, लेकिन उसमें भी क्या 4 फंड होना ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के डुप्लीकेशन के लिहाज से? क्योंकि आपने तमाम स्मॉल कैप फंड्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि चारों ही स्मॉल कैप फंड्स की रणनीति बहुत ज़्यादा अलग होगी। हालांकि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है स्मॉल कैप का, लेकिन फंड मैनेजर्स की कोशिश हमेशा ये होती है कि टॉप क्वालिटी के जो फंड्स होते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, उनको पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए। बहरहाल अर्नब जी, इनके पूरे सवाल पर हम आएंगे। फिलहाल 5 SIP ये कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं 30 साल का टाइम
होराइजन है और पूरी स्मॉल कैप ओरिएंटेड रणनीति बनाई है। जो स्मॉल कैप फंड्स की हमने चर्चा भी की थी, जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे, उसमें से तो इनके पोर्टफोलियो में लगभग सभी शामिल है। इनका तर्क ये है कि अगर लंबी अवधि में कमाई करनी हो तो स्मॉल कैप में निवेश बहुत ही बढ़िया तरीका है। और क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप का भी होता है और लार्ज कैप का होता है, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से उतना काफ़ी है। क्या जवाब देंगे आप इनको? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी आपको ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम शायद अच्छी दिखाई दे, लेकिन ये एक पोर्टफोलियो बनाने की स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास 30 साल है, तो 30 साल में आपको इक्विटी का एलोकेशन आपका ज्यादा हो, वो एक सही स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जो मेन रिटर्न्स आते हैं पोर्टफोलियो में, आपको वो एसेट एलोकेशन से आते हैं। तो लंबा समय है, बहुत लंबा समय, आप इक्विटी में अच्छा ज्यादा एक्सपोजर दीजिए, ये एक सही स्ट्रेटेजी है। आपके पोर्टफोलियो में डेट और प्रेशियस मेटल्स, रियल एस्टेट, ये सभी चीजें भी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पोर्टफोलियो हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का निवेश उसमें हो, वो रिस्क के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। लोग सिर्फ रिटर्न के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिस्क को भी देखना चाहिए। कुछ भी होगा, लेकिन आपका एक्सपोजर सिर्फ एक ही एरिया में नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो की साइज बढ़ती है, वैसे वैसे आपको डाइवर्सिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो में रखना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। शायद आप पोर्टफोलियो में उसको थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर दें, वो भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स को रखना, ये मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। उसमें आपका जो एक बेसिक पोर्टफोलियो है, जिसे कोर पोर्टफोलियो कहा जाता है, उसमें अच्छी सारी लार्ज कैप कंपनीज भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कल कोई और वॉर हो गई, या ओवरऑल इकोनॉमी में बदलाव आ गया, जहां पर जो पूरा बिजनेस है वो लार्ज या बड़ी कंपनियों में कॉन्सेंट्रेट हो जाए। तो इससे आप देखेंगे कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, तो फिर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में ग्रोथ आता रहेगा। वरना यहाँ पर रिस्क आप बढ़ा रहे हैं, इसका ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ इसी से आपके गोल्स अचीव हो। क्योंकि आपके गोल्स भी अलग अलग होंगे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी सारा अमाउंट एक्यूमुलेट करना होगा। तो मेरे हिसाब से इनको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। अभिजीत जी, आप संतुष्ट हुए अर्नब जी के जवाब से? कोई सवाल पूछना है इन्हें? मैम, ये मेरा सवाल ये होगा कि सर, मैं मैक्सिमम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो जो मेरा पोर्टफोलियो है उसका कितना परसेंटेज रखूं मैं स्मॉल कैप फंड में, और बाकी आप मुझे फंड का सुझाव दीजिए कि मुझे किस किस फंड में कितने कितने अमाउंट का SIP करना चाहिए। देखिए, इन टर्म्स ऑफ अगर आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, तो मेरे हिसाब से अराउंड इवन 30% तक आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स की ओर जा सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप्स और मिड कैप्स को भी इसके बाद जो बाकी का हिस्सा है इक्विटी का, उसमें शामिल कर दीजिए। अब जो पोर्टफोलियो में आपने फंड शामिल किए हैं, उसमें से आपको इतने सारे 5 स्मॉल कैप फंड्स रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 रख सकते हैं। तो SBI, निपॉन, जैसे मैंने पहले अभी डिस्कशन में बात हुई, वो अच्छे फंड्स हैं। वहां पर वो आप एक्सपोजर मेंटेन कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा, जैसे मैंने कहा, 3 कैटेगरीज के फंड जोड़िए, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में और मिड कैप में, तो उससे थोड़ा बैलेंस आ जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र नाथ का सवाल मैं लूँगी और इनका सवाल हम ट्विटर के जरिए ले रहे हैं। हेमंत जी, एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस का मिड कैप, निपॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप इनके पोर्टफोलियो में है और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है इनके पास, ABSL बिजनेस साइकिल, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, SBI ब्लू चिप, ICICI प्रू का टेक्नोलॉजी, ICICI प्रू हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़, UTI का स्मॉल कैप, क्वांट मल्टी एसेट, HDFC इंडेक्स, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, किरोरा बेको का इक्विटी हाइब्रिड इनके पास है। और ये अपने बेटे के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं। 15,000 की SIP कर रहे हैं। तो अब बताएं, 1 करोड़ का लक्ष्य है और इतने सारे फंड्स, हेमंत जी कैसे फिल्टर आउट करें? जी कविता, आई थिंक पहले इनकी टारगेट की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ का इनका टारगेट है, 15 साल का इनके पास समय है।
इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 है, और क्योंकि इतना लंबा समय है तो अगर हम एनुअलाइज 12% रिटर्न मान के चलें तो करीब इनको 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि 5,000 का शॉर्टफॉल है जहाँ तक अपने टारगेट का अचीव करने का सवाल है। दूसरी बात, इतने लंबे समय में ऑफकोर्स आपका जो एसेट एलोकेशन के हिसाब से इक्विटी में डोमिनेशन होना चाहिए जो उनके पोर्टफोलियो में है। आई थिंक स्ट्रैटेजी वाइज यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके पास 14 फंड हैं, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके ये 14 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्लियरली ये केस है जिसको हम बोलते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन। इतने सारे फंड मॉनिटर करना मुश्किल है, ओवरलैप डेफिनेटली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये 4 फंड भी अगर रखें अपने पोर्टफोलियो में तो उनके लिए बिल्कुल सही होगा। 3 फंड अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से रख सकते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप में इनके पास पराग पालिका फ्लेक्सी कैप फंड है। HDFC में उन्होंने कहा इनके पास एक इंडेक्स फंड है, तो लार्ज कैप के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद अगर निफ्टी 50 या निफ्टी 100 है तो उसमें ये बने रहें। और मिड कैप में इनके पास PGIM का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है जो एक डिसेंट फंड है, उसमें ये बने रह सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी में ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। ये 4 फंड, वो जो ऑब्जेक्टिव आप 14 फंड से लेने की कोशिश कर रहे हैं वो ले लें, और इसमें जो बीच में कोई थीमेटिक फंड है या सेक्टर फंड है वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। तो 4 फंड से आप अपने पोर्टफोलियो को बनाइए, और जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है कि जितना एलोकेशन आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगा, और 5,000 रुपीज़ आपको एडिशनल इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, वरना इनके बिहाफ पे और सवाल पूछे जा सकते थे। अजय पवार साहब फोन लाइन पर हैं और इनके पोर्टफोलियो में भी काफ़ी सारे फंड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। पवार साहब नमस्कार, क्या हालचाल सर? नमस्कार, मजे में मैडम, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल मज़े में। अच्छा, ये देखिए Thank you आपने very अपने पोर्टफोलियो में 7 फंड्स डाले हैं ना, कब डाले सर ये? हाँ, ये मैं परसों डाले मैडम। परसों डाले? व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप पे। तो आपका नहीं, वो तो आपने हमें सवाल परसों भेजा होगा। ये अपने पोर्टफोलियो कब अच्छा। बनाया, मतलब कब से निवेश कर हाँ रहे हैं? नहीं, ये तो मुझे मतलब 2018 में 2018 से कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ 50 लाख का ही लक्ष्य है? हाँ। अच्छा, चलिए अर्णव जी, 50 लाख इस पोर्टफोलियो से पूरे हो पाएंगे क्या? जी देखिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का वो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो तो उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा रेगुलरली। लेकिन जो पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन है उस पे उनको जरा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टफोलियो में आधे से ज्यादा फंड सिर्फ थीमेटिक फंड्स है। तो कई बार ये इस प्रकार के फंड्स अच्छे करते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो में ओवरऑल स्टेबिलिटी और बैलेंस चाहिए ये इससे नहीं आता। तो इनको ये इतने सारे थीमेटिक फंड्स शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी ओरिएंटेड फंड शामिल करते हैं तो उसमें ये सब सेक्टर्स का एक्सपोजर आपको आ ही जाता है, तो इतना ज्यादा रिस्क लेने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अगर ये बदलाव कर दे और एक लार्ज कैप और एक मिड कैप फंड इन सब थीमेटिक फंड्स के सामने जोड़ दे तो वो मेरे हिसाब से इनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा। अजय जी, कोई सवाल पूछना है आपने अर्णव जी से? ये मेरा क्या सेक्टोरियल फंड बोले साहब ने, क्या थीमेटिक बोला क्या सेक्टोरियल? ये जो जी अर्णव जी, थीमेटिक फंड्स या सेक्टोरल फंड जिसे आप एक ही वो नियरली सेम होते हैं, लेकिन जो आपके पास है ABSL का जो बिजनेस साइकिल फंड, टाटा का डिजिटल फंड, कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब जो है जो एक नैरो कैटेगरी में निवेश करते हैं, उस प्रकार के फंड से आप निकल सकते हैं। और एक लार्ज कैप फंड जैसे कि SBI का ब्लू चिप फंड है, या मिड कैप फंड जैसे हमने बात की कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज है, इसमें आप चले जाए तो उससे आपको इन सेक्टर्स का भी एक्सपोजर मिलेगा और ओवरऑल पोर्टफोलियो में बैलेंस भी आ जाए। अजय जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और अब शो का आखिरी पड़ाव, निवेश का गुरु मंत्र। हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज के लिए?
जी कविता, मैं कहना चाहूंगा ईएलएसएस स्कीम के लिए, हम ईएलएसएस को जानते हैं कि एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है, बट मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स इसको एक मल्टीपर्पज फंड के हिसाब से देखें। ये टैक्स तो आपकी बचाता ही है, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको इक्विटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। दूसरा, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को समझ पाते हैं क्योंकि 3 साल का लॉक इन है, और इस बीच में जो मार्केट वॉलेटिलिटी होती है उसमें क्योंकि आप बने रहते हैं, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये आपको सीखने को मिलता है कि अगर हम इक्विटी में बने रहें तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है। तीसरी बात, इनको आप किसी लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करें तो वो आपका वहां पे भी ऑब्जेक्टिव पूरा करता है। तो ईएलएसएस टैक्स सेविंग ऑप्शन तो है ही, बट ये मुझे लगता है मल्टीपर्पज है, उसी लिहाज से इन्वेस्टर्स को उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। अर्नब जी, लोग कई बार जो निवेश या जो इन्वेस्टमेंट्स से जो जानते हैं या कंफर्टेबल है उसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। ये मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि कंफर्ट लेवल एक निवेश के साथ होना वो एक चीज है, लेकिन इससे रिस्क कम नहीं होता। इनफैक्ट कई बार तो लोगों के पोर्टफोलियो में सिर्फ वो जानते हैं उसी प्रकार के इक्विटीज या उसी प्रकार के फंड्स वो जोड़ते हैं जिससे रिस्क बढ़ जाता है। तो अपना कंफर्ट लेवल एक साइड पर रखिए, रिस्क का जो बैलेंस रखना है उसे दूसरी साइड रखिए, और ये दोनों में फर्क समझिए, इससे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकें। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है शो को भी समाप्त करने का। अर्नब जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की शो के जरिए। और मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते व्हाट्सएप नंबर छोड़ जा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।